नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। राहुल नवीन बन सकते हैं ईडी के निदेशक। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है सामने। राहुल नवीन 1993 बैच के आईआरएस अफसर हैं। आईआरएस राहुल नवीन बिहार के रहने वाले हैं और फिलहाल राहुल नवीन ईडी के स्पेशल डायरेक्टर हैं। ईडी में इन्हें ईडी निदेशक के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी माना जाता है। राहुल नवीन ईडी के चीफ विजिलेंस अफसर का भी काम देख रहे हैं। संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर को आपको बताते चले खत्म हो रहा है। राहुल नवीन को ईडी के निदेशक की जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आईआरएस अफसर राहुल नवीन काफी शांत और व्यवहार कुशल होने के साथ तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। आपको बताते चलें कि आईआरएस अफसर राहुल नवीन खुद वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि एफएटीएफ से जुड़े मामलों को पिछले कुछ सालों से काफी नजदीक से जांच रहे हैं और एजेंसी में इस दायित्व को वो निभा रहे हैं। और सूत्र ये कह रहे हैं कि राहुल नवीन जो है उन्हें ईडी के निदेशक बनाया जा सकता है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, राहुल नवीन को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, ये बिहार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बड़ी खबर। निश्चित तौर पर देखिए, ईडी में अभी जो मौजूदा निदेशक हैं वो संजय कुमार मिश्रा हैं, जो 84 बैच के हैं। और जिस तरह से कल उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, जैसा कि कोर्ट के द्वारा अब तक निर्देश दिया गया है कि 15 सितंबर उनकी आखिरी तारीख होगी। हालांकि इस मामले पर आगे क्या फैसला होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से कोर्ट का फरमान है तो उस फरमान के मुताबिक कल उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके बाद अगले निदेशक कौन होंगे। तो इस मामले में हमारे जो सूत्र बताते हैं कि आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को अगला ईडी का निदेशक बनाया जा सकता है। और अगर राहुल नवीन की अगर बात करें तो ये 1993 बैच के इनकम टैक्स कैडर के अधिकारी हैं और बहुत ही कुशल और तेज तर्रार अधिकारी जाने जाते हैं। और जिस तरह से ईडी में अगर बात करें तो साल 2019 में उन्होंने ज्वाइन किया था और एफएटीएफ के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो पद हैं वो उस पर काबिज हैं। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले हैं और बेहद तेज तर्रार अधिकारी होने के साथ साथ एक विशेष तौर पर जो तमाम जितने भी अधिकारी हैं ईडी में उन तमाम अधिकारियों को जानते हैं। ईडी में मौजूदा अभी तमाम जो केसेस जो चल रहा है उस केसेस को भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हमारे सूत्र बताते हैं कि ईडी के अगले निदेशक राहुल नवीन हो सकते हैं और हो सकता है कि आज देर रात में या कल सुबह तक इस मामले में एक जो ऑफिशियल औपचारिक तौर पर जो एक नोटिफिकेशन है, जो एक ऑर्डर है वो आ सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले काफी समय से जो एक चर्चा चल रही थी कि ईडी के अगले निदेशक कौन होंगे, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि ईडी में ही कार्यरत स्पेशल डायरेक्टर पद पर कार्यरत राहुल नवीन ईडी के अगले निदेशक बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां एक्शन मोड में लगातार एसीएस के पाठक जो है वो नजर आते हैं। एसीएस के पाठक पूर्णिया पहुंचे हुए हैं। कई स्कूलों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाना है, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी वो नजर आएंगे। एसीएस के आगमन से शिक्षा विभाग जो है वो चौकन्ना दिख रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे, स्कूलों का निरीक्षण करते नजर आएंगे। और इस वजह से देखिए इस वक्त पूर्णिया में जो है वो सरगर्मी जरूर नजर आती है स्कूल के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर। दूसरे फेज की शिक्षक बहाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ से रिक्तियों की मांग की है और खाली पड़े विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों को 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट के तौर पर देना होगा। दूसरे फेज में 1 लाख से ज्यादा पदों पर बहाली होनी है। बीपीएससी के माध्यम से यह बहाली की जाएगी और इसी महीने कैबिनेट में बहाली का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही बीपीएससी विज्ञापन इसे लेकर जारी कर देगा। तो दूसरे फेज में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती जो है वो की जानी है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो रिक्त वाले पद हैं उन पदों और शिक्षकों की बहाली को लेकर किन विषयों में कितने शिक्षकों की कमी है इसकी जानकारी मांगी गई है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश,
अब रिक्तियों की जब बात की जा रही है तो ये माना जाए कि जिन शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा बाधित हो रही थी, अब उस दृष्टिकोण से रिक्तियों को भरा जाएगा, वैसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये मांग की गई है। देखिए, बिहार में प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक में जो रिक्तियां हैं वो लगातार पिछले 5 साल से बढ़ती ही चली गई थी और लाखों की संख्या में रिक्तियां थी। इसको देखते हुए पहले बीपीएससी ने पहले फेज की बहाली शुरू की और अब उसका रिजल्ट आने वाला है। अब सरकार की तैयारी है कि अब दूसरे फेज की बहाली भी दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। इसको लेकर अब शिक्षा विभाग ने तमाम जिले के डीईओ डीपीओ से रिक्तियां मांगी है और 48 घंटे के अंदर रिक्तियां मांगी है। यानी अब इसके बाद शिक्षा विभाग जो है अपना प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट भेजेगा और कैबिनेट में जैसे ही स्वीकृति मिलेगी उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को जो है रिक्तियां भेज दी जाएगी और विज्ञापन जारी करने की बात कही जा रही है। यानी अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक जो है तारीख रखा गया कि विज्ञापन जारी कर दिया जाए। उसके बाद नवंबर में परीक्षा ली जाएगी और दिसंबर तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी तकरीबन 1,15,000 से 20,000 वैकेंसी आने वाली है और उसके बाद जो 6 to 8 है उसमें जो अभ्यर्थी पिछले वैकेंसी में बच गए थे बहाली में, उनको इस बार मौका दिया जाएगा। तो विषयवार शिक्षकों की संख्या मांगी गई है और बहाली प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 30 सितंबर को बीपीएससी को 69वीं पीटी की परीक्षाओं की दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे का वक्त जब परीक्षा होती हुई आपको नजर आएगी। सभी जिला मुख्यालयों में पीटी की परीक्षा होगी और 15 सितंबर से छात्रों को एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। ई एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र कोड के रूप में लिखे होंगे। परीक्षा केंद्र कोड की जानकारी 26 सितंबर को दी जाएगी। 11 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। यानी ये जानकारी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए जो नजरें लगाए बैठे थे। तो 69वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा जो है उसको लेकर 30 सितंबर को एग्जाम की तारीख दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। वहीं बड़ी खबर पटना से जेटीयू एमएलसी राधाचरण साह को पेश किया जाएगा। आज एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना है। सुबह 11 बजे का वक्त जब कोर्ट में पेशी की बात कही जा रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश के तहत ईडी आगे की कार्रवाई को अंजाम देती नजर आएगी और यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जेटीयू एमएलसी राधाचरण साह कल पूरी रात सो ही नहीं पाए। सूत्र ये कह रहे हैं कि हाजत में होने और तबीयत खराब होने की वजह से राधाचरण साह खाना भी नहीं खा पाए। जानकारी के मुताबिक एमएलसी राधाचरण साह के फार्म हाउस के कार्यालय से एक डायरी बरामद की गई है, जिस डायरी में शायरी के रूप में कोडवर्ड में पैसों के लेन देन का जिक्र किया गया है। राधाचरण सेठ के वकील उनसे मिलने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। एमएलसी राधाचरण साह उर्फ सेठ जी जो है उन्हें ईडी ने कल शाम गिरफ्तार किया था और तकरीबन 8:45 पे ईडी के इसी दफ्तर में लेकर के पहुंचा और यहीं पे राधाचरण साह को जो है वो रखा गया है। ऊपर जो कमरा है वहां पे उन्हें हाजत में रखा गया है और जो जानकारी मिली है ईडी के अधिकारियों द्वारा, जो जानकारी मिली है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राधाचरण साह की जो तबीयत है वो खराब थी। इस बात की शिकायत उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के तत्काल बाद जो है ईडी के अधिकारियों को दी, जिसके बाद उनका मेडिकल जो चेकअप है वो अस्पताल में कराया गया और उसके बाद जो है उन्हें पटना लेकर के आया गया। इस दौरान जो है मेडिकल टीम भी थी, सीआरपीएफ के जो जवान हैं बड़ी संख्या में वो तैनात थे। कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच जो है राधाचरण साह को पटना लाया गया है, ईडी के दफ्तर में रखा गया है और जो जानकारी मिली है ईडी के सूत्रों के मुताबिक उसके मुताबिक एक डायरी जो है वो राधाचरण सेठ के कार्यालय से मिला है। जो फार्म हाउस था वहाँ स्थित कार्यालय से मिला और उसमें कविता के तौर पर जो कोडिंग में बालू का अवैध खनन और जो कर चोरी से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो लिखित की गई है, लिखी हुई है और वो डायरी जो है ईडी ने जब्त की है। और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने जो है जब छुपाई की थी तो 2 बड़े बैग जो है वो नोट से भरे हुए भी बरामद किए गए, जिसके बारे में राधाचरण सेठ से पूछा गया तो उन्होंने कुछ माकूल जवाब नहीं दिया। और अब आज चूंकि उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जाना है, तकरीबन 11 बजे के आसपास में ईडी के अधिकारी जो हैं उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट लेकर के जाएंगे, जहां
उन्हें पेश किया जाएगा और फिर फर्दर आगे जो कोर्ट का निर्देश होगा उसके अनुसार जो है कार्रवाई ईडी के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। लेकिन बताते चले कि पूरी रात जो है राधाचरण सेठ जो है वो परेशान रहे। जो ईडी के सूत्र बताते हैं कि पूरी रात जो है वो परेशान रहे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और चूंकि तबीयत खराब की लगातार उनकी तरफ से बात कही जा रही थी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कोर्ट जो है वो क्या तय करता है। राधाचरण सेठ जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजे जाते हैं या फिर ईडी जो है उन्हें रिमांड पर लेने के लिए अर्जी लगाती है। हालांकि ईडी सूत्रों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि ईडी फिलहाल चूंकि राधाचरण सेठ का जो है तबीयत खराब है, तो ऐसे में फिलहाल उन्हें रिमांड पर लेने को लेकर के आज अर्जी नहीं भी लगा सकती है। जब वो स्वस्थ होंगे तो उसके बाद अर्जी लगाएगी, फिर आगे पूछताछ करेगी। चूंकि पहले भी राधाचरण सेठ से ईडी के अधिकारियों ने 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई सवालों का जवाब जो है वो माकूल जवाब जो है वो राधाचरण शाह की तरफ से नहीं दिया गया था, जिसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।